सायरम छात्रों रुबैया जो हमारे पास काव्यखंड से पाठ था, फिराक गोरखपुरी जी द्वारा लिखित रुबैयों का आज भाग 2 मैं आपको पढ़ा रही हूँ और भाग 2 गज़ल है जो कि आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, भाग 1 बहुत ही आसान था, बहुत ही साधारण शब्दों में फिराक गोरखपुरी ने हमें एक साधारण सा जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व को उजागर किया है, एक वात्सल्य हमें दिखाया है। और इसमें फिराक गोरखपुरी जी ने गज़ल के माध्यम से हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। सबसे पहले शायर फिराक गोरखपुरी जी द्वारा जो गज़ल है वो सूफी प्रेम पर आधारित है, जिसमें चाहत है, प्रेम है, त्याग और भावनाएं निहित है। और वो अपने इस गज़ल के माध्यम से प्रेम को प्रकट कर रही हैं, साथ में प्रकृति को भी दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में ही यहाँ पर वो फरिश्तों की बात करते हैं। प्रेम प्रेमिका की आलोचना करने वाले की कवि जो हैं उनको उनको उनका अपमान के वो पात्र होते हैं, वो भी वो बात कर रहे हैं और साथ में ही अपनी गज़लों की व्याख्या भी कर रहे हैं। सो पाठ प्रारंभ करते हैं, गज़ल प्रारंभ करते हैं। बहुत अच्छी गज़ल है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। आप अच्छे से ध्यानपूर्वक से इसे समझिए कि मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ पहले समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रुबैया का अर्थ एक छंद होता है। एक जिस तरह से हिंदी में कविताएं लिखी जाती हैं, वैसे ही उर्दू फारसी में एक छंद का जो लिखने का तरीका है उसे रुबैया कहते हैं। वैसे ही गज़ल का भी अर्थ एक छंद से हम ले सकते हैं। सबसे पहले जो पहली गज़ल है वो हम पढ़ेंगे। नौ रस का अर्थ होता है एक नया रस। गुंचे का अर्थ होता है कलियाँ। पंखुड़ियों का अर्थ आप सभी को पता है कि किसी भी फूल की पंखुड़ियाँ या कलियों का पंखुड़ियाँ। नाजुक मीन्स नाजुक, सॉफ्ट, कमजोर। गिरहें खोलिए, गिरहें का अर्थ होता है गांठ। या उड़ जाने को रंगों बो, या उड़ जाने को मतलब उड़ने के लिए। रंगों बो का अर्थ होता है रंग भी, और बू आना, बू आप सभी को पता है, बहुत यूजुअली हम दैनिक जीवन में कहते हैं कि मुझे बू आ रही है, तो बू का अर्थ होता है गंध। गुलशन का अर्थ क्या होता है? बागीचा, बाग पर तोले हैं अर्थात तोलना है। पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। छात्रों, पूरी गज़ल का मैं अंत में ही आपको काव्य का सौंदर्य बताऊंगी। पहले इसे समझ लेते हैं। फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि नौ रस जब कह रहे हैं कि किस तरह से जब कह रहे हैं कि रात का जो शांत वातावरण होता है, सुनसान वातावरण होता है, तो फूल इस तरह से अपनी कलियों को, अपनी पंखुड़ियों को खोलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जैसे वो कि नव रस अर्थात नवीन रसों से हैं। नव रस वो इकट्ठा कर रहे हों, और कवि मानता है कि कलियां नवीन रसों से पंखुड़ियां खोल रही हैं, जिससे कि वह पूरे बगीचे में खुशबू फैला रहे हैं। नौ रस गुंचे अर्थात नौ रसों के साथ पंखुड़ियाँ, फूल की कलियाँ जो अपनी पंखुड़ियाँ खोल रहे हैं, अपनी नाजुक सी पंखुड़ियाँ खोल रहे हैं, अपनी गांठ को, जो कली की जो गांठ है उसे खोल रहे हैं, और वह अपने रंग को और अपनी गंध को पूरे गुलशन में फैला रही, मतलब पूरे बगीचे में फैला रही है। समझ आया? पहला जो गज़ल है उसमें प्रकृति की बात उन्होंने की है। आगे कह रहे हैं, दूसरी गज़ल पढ़ लेते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, ज़रा ज़रा सोए हैं, तुम भी सुन हो यारो, सब सन्नाटे कुछ बोले हैं। ठीक है। तारे का अर्थ आप सभी जानते हैं, आँखें का अर्थ आँखें, झपकाना अर्थात झपकना, ज़रा ज़रा कर अर्थात कण कण, और नेक्स्ट है सोए है मतलब सोना। ठीक है, रात्रि के समय की बात कह रहे हैं। तुम भी सुनो हो यारो, यारो मतलब मित्रों तुम भी सुनो। शव का अर्थ होता है रात में। सन्नाटा अर्थात सुनसान शांत वातावरण, कुछ बोले हैं अर्थात कुछ बोलता है। तो कवि क्या कह रहे हैं
रात्रि के समय आसमान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तारे आंखें झपका रहे हों, और इस धरती का जो कण कण है वो सोया हुआ सा प्रतीत हो रहा है। सन्नाटा छा रहा है मानो। और आगे कह रहे हैं कि तुम भी सुनो यारो, कि मित्रों तुम भी इस चीज़ को महसूस करो कि सन्नाटा कुछ कह रहा है, कि रात का जो सन्नाटा है वो कुछ कह रहा है। और कवि क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि तारों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वे आंखें झपका रहे हैं, अर्थात उन्हें नींद आ रही है। कण कण सो रहा है, अर्थात धरती का जो कण कण है वो सोया हुआ प्रतीत हो रहा है। और रात का जो सन्नाटा है ऐसा लग रहा है मानो वह कैसा कुछ बोल रहा है। क्या कह रहे हैं कि रात का सन्नाटा कुछ मानो कह रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, जो मुझको बदनाम, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला भाग हमने पढ़ना था। हम हो या किस्मत हो, हमारे दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए और हम किस्मत को रोले हुए। कवि यहाँ पर एक ऐसे वातावरण की बात कर रहे हैं, एक ऐसी बात कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी दुखी जो मनुष्य हो, अगर उसके साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो वो अपने भाग्य को कोसता है और अपना दुख छुपाने का प्रयास करता है, और सब कुछ वो भाग्य पर ही डाल देता है। तो उसी को कह रहे हैं, फिराक गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि हम हो या किस्मत हो, चाहे वो हम हो या किस्मत हो, किस्मत और हमको दोनों को एक ही काम मिला है कि हम किस्मत को रो लेते हैं और किस्मत हमको रो लेती है। यूजुअली छात्रों, आज का समय का सत्य यह है कि संघर्ष और परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है। भाग्य हम नहीं कह सकते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, कोई मेहनत नहीं करेंगे और भाग्य हमें कामयाबी देगा, तो इसको मैं सरासर गलत मानती हूँ। भाग्य भी तभी साथ देता है जब हम परिश्रम करते हैं। ईश्वर भी तभी हमें हमारा साथ देता है जब हम हार्ड वर्क करें किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। इसलिए यहाँ पर भी गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को, अगर हमारे साथ कोई भी गलत होता है तो हम कहते हैं कि मेरे भाग्य में ये नहीं था, या मेरा भाग्य बहुत गलत है। हमारे ही हाथ में है कि हम अपनी भाग्य को कितना अच्छा बना सकते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हम दुख होकर किस्मत को रोने लग जाते हैं, सब अपने दुख छुपाकर हम अपने भाग्य ऊपर अफसोस जताते हैं और रोते हैं। वैसे ही किस्मत भी हमें कोसती होगी कि हमें भी उस चीज़ को संवारना चाहिए था, तभी वह हमारे साथ देती। तो इसलिए इसका अर्थ क्या है कि किस्मत भी तभी हमारे साथ देगी जब हम स्वयं अपनी किस्मत बनाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट गज़ल देख लेते हैं। जो मुझको बदनाम करते हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। बहुत ही सुंदर बात गोरखपुरी जी ने गज़ल के माध्यम से कहा है, और यह उन सब के लिए है जो दूसरों की आलोचनाएं करते हैं। उनका विरोध यहाँ पर क्या है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अपमान के पात्र होते हैं। यहाँ पर गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि जो मुझे बदनाम करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की आलोचनाएं करते हैं, दूसरों को बदनाम करने में तुले हुए होते हैं, काश अर्थात सच में अगर वे इतना सोच सकते कि वो मेरा पर्दा अर्थात मेरी आड़ में जो मेरा पर्दा खोलते हैं, मेरी बुराइयां और समाज के सामने उजागर करते हैं, वास्तव में वो स्वयं अपने व्यक्तित्व को समाज को दिखाते हैं कि वो कितने बुरे हैं और कितनी बुराइयां वो दूसरों की करते हैं। तो इस गज़ल के माध्यम से उन्होंने यही कहा है कि जो दूसरों को समाज के सामने बदनाम करते हैं और कोशिश करते हैं, वे खुद ही बदनाम होते हैं। और यह शायर का कहना है कि बुरा करने वालों से ज़्यादा बुराई
बुरा उनकी बुराई करने वाले होते हैं। तो वही कि लोग अपनी पहचान इसीलिए बताते हैं, इसीलिए हमें दूसरों की आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई कमियां हैं तो उसे हमें उसको बताकर उसे सही राह दिखानी चाहिए। दूसरों की आलोचना, इसका एक सेंटेंस में मैं अगर उदाहरण दूँ, दूसरों की आलोचना, दूसरों के गिरेबान में झांकने से पहले खुद को वो देखें कि उनके अंदर कितनी कमियां हैं। क्लियर टू एवरीवन? सो नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। गोरखपुरी जी लिखते हैं, ये कीमत भी अदा करते हैं हम बद रुस्ती ए होशो हवास में, तेरा सौदा करने वाले दीवाने भी हो चले हैं। सबसे पहले शब्दार्थ देख लीजिए। कीमत आप सभी को पता है कि जब हम कोई भी सामान लेते हैं तो उसकी कीमत हमें देनी पड़ती है। तो अदा करना मतलब चुकाना, देना। यहाँ पर बदरुस्ती ए होशो हवास में मतलब बदरुस्ती का अर्थ होता है बुद्धि, और ए होशो हवास मीन्स पूरे होश में। ठीक है। तेरा सौदा अर्थात किसी भी चीज़ के साथ उसका एक व्यवसाय की तरह उसे करना, कि उसकी कीमत लगाना करने वाला। दीवाना अर्थात जुनूनी भी होले हुए है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि अपनी प्रेमिका को ये संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये कीमत भी, मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, और पूरी बुद्धि के साथ उस आवास में कह रहा हूँ कि तेरा सौदा करने वाला भी, तुमसे बिछड़ने की भी कीमत मैं चुका रहा हूँ, और ये मेरे अंदर दीवाना अर्थात जुनूनी है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मैं पूरे होशो हवास में अपनी प्रेम की जो कीमत है वो दीवानगी तक, पागलपन तक अदा कर रहा हूँ, और पूरे होशो हवास में कर रहा हूँ। अर्थात कवि की जो शायर की जो प्रेमिका है, गोरखपुरी जी ने जो लिखा है कि शायर की जो प्रेमिका है उनके प्रेम में पूरी तरह से डूब चुके हैं शायर, और वो कह रहे हैं कि तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारा इश्क का कोई भी कीमत मैं पूरे होशो हवास में चुका रहा हूँ। क्लियर? आगे गोरखपुरी जी क्या कह रहे हैं, तेरे गम का पास से अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रेलोए। शायर अपने प्रेमिका का जो वियोग हुआ है, प्रेमिका से बिछड़ने के बाद कह रहे हैं कि तेरे गम का पास से अदब मीन्स तेरे गम का जो क्या है ख्याल है। पास से अदब ना लिहाज है, ख्याल है, और इसीलिए तेरे गम का जो ख्याल है, मुझे लिहाज है, इसीलिए मैं अपना जो गम है तो उसे बिछड़ने का, कुछ दुनिया का ख्याल भी है और दुनिया की भी मुझे परवाह है। एक तो तेरे गम का, तेरे प्रेम का लिहाज है, और दुनिया का भी मुझे ख्याल है, दुनिया की भी जो मुझे परवाह है। इसीलिए तुमसे बिछड़ने का जो दुख है वो सबसे छिपाकर मैं अपना दुख चुप चुप के रोता हूँ। मैं जो सबसे छुपा रहा हूँ उस दुख को कि तुम मेरे साथ मुझसे बिछड़ गई हैं, क्योंकि मुझे समाज की मर्यादा है, दुनिया संसार का परवाह है कि समाज उस चीज़ को किस तरह से लेगी, समाज मेरा मजाक उड़ाएगी। इसीलिए मैं सबसे छुपाकर चुपचाप इस पीड़ा को भीतर ही भीतर, मन ही मन में, एकांत में रोता हूँ। ऐसा शायर कह रहे हैं। गोरखपुरी जी की गज़ल में ऐसे अपनी प्रेमिका के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि अपनी प्रेमिका के वियोग में वह यह गज़ल लिख रहे हैं। आगे कह रहे हैं, फितरत का कायम है तवाजुन आलमो हुस्न इश्क में भी, उनको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खो लेते हैं। आगे फिराक गोरखपुरी जी क्या कह रहे हैं कि खुद को मेरा जो फितरत मीन्स क्या होता है, फितरत मीन्स स्वभाव, कायम मीन्स बिल्कुल अडिग रहना, ठीक है, तवाजुन मीन्स संतुलन, उस चीज़ का संतुलन बनाए रखना, आलमे हुस्न इश्क, आलमे हुस्न मीन्स सुंदरता और प्रेम का जो वातावरण भी है,
कवि कह रहे हूँ कि जो कह रहे हैं कि मैं अपना फितरत का, अपने स्वभाव का बिल्कुल कायम हूँ, और इस चीज़ को मैं संतुलन बना कर भी रख रहा हूँ कि तुम्हारी जो सुंदरता है, जो तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हें मैं उतना ही पाता हूँ जितना खुद को खो लेता हूँ। जो गोरखपुरी जी हैं, कह रहे हैं कि उतना ही पाता हूँ, तुम्हें जितना मैं प्रेम करता हूँ, जितना तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ, उतना मैं खुद को खो लेता हूँ, अर्थात तुम्हारे प्रेम में मैं उतना ही डूब जाता हूँ। कह रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव है, ये मैंने संतुलन बनाया है कि जो तुम्हारा सौंदर्य का और प्रेम का जो वातावरण है, उसमें मैं उतना ही तुम्हें प्राप्त कर रहा हूँ, तुम्हारे प्रेम को पा रहा हूँ, जितना स्वयं को उसमें डुबो रहा हूँ। क्लियर? आगे आगे क्या कह रहे हैं? आबो ताब असआर न पूछो, तुम भी आंखें रख्यो हो, ये जगमग बेंतों की दमक है या हम मोती रुलो हैं। आबो ताब का और असहार, आबो ताब अस असआर का अर्थ होता है चमक धमक की दुनिया, दिखावे की दुनिया, चमक धमक के साथ। यहाँ पर गोरखपुरी जी कह रहे हैं कि तुम भी जानते हो कि इस संसार में अब किस तरह का वातावरण है, चमक दमक की दुनिया में क्या है। तुम भी आंखें रखते हो, रखियो मीन्स तुम भी आंखें रखते हो, मुझसे मत पूछो कि क्या हाल है, क्या है। चमक दमक के साथ तुम भी आंखें रखते हो, इसलिए तुम स्वयं भी इसे देखते हो। ये जगमग, जगमग अर्थात चमचमाहट, बेंतों अर्थात शेर का दमक है, या फिर हम मोती रोले हैं। कवि कह रहे हैं कि ये चमक धमक की दुनिया है या फिर हम मोती रोले हैं, अर्थात जो तुम्हें आँखों से जो चमक दिखाई दे रही है, वो हमारे रोने के आंसुओं की चमक है या फिर इस चमक धमक की जो दुनिया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि तुम भी आंखें रखते हो और इस चमक धमक की दुनिया से तुम भी वाकिफ नहीं हो। ये जगमग बेंतों अर्थात शेरों की दमक है, या तो हो सकता है कि जो मैं शेर शायरी कर रहा हूँ उसकी दमक हो सकती है, या मेरी आँखों से जो दुख है, जो छलक रहा है, उसके आंसुओं की चमक है। आगे कह रहे हैं कवि, ऐसे में तू याद आए अंजुमने मई रिंदों को, अपनी प्रिया प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ऐसे में तू याद आए अंजुमने मई। अंजुमने मई का अर्थ होता है शराब की महफिल, जहाँ पर शराबी शराब पीते हैं महफिल में। रिंदों का अर्थ होता है शराबी, रिंदों का अर्थ क्या होता है? शराबी। ठीक है। कवि कह रहे हैं कि ऐसे में तू याद आए अपनी प्रेमिका से जो बिछड़े हुए हैं, शराब की महफिल में तुम शराबियों को ऐसे में तो याद आती है, जिन भी शराबियों से उनकी प्रेमिका बिछड़ी हुई है। तो रात ऐसा प्रतीत होता है कि शराब की महफिल में जैसे कि उनकी प्रेमिका को याद आए, या एक शराबी को शराब की महफिल में उसकी प्रेमिका याद आए। जैसे कि रात गए गर्दू, गर्दू का अर्थ होता है आसमान में फरिश्ते, फरिश्ते मीन्स देवदूत, भगवान के दूत। बाबे गुनहा, बाबे गुनहा अर्थात गुनहा का अध्याय, बाबे का अर्थ होता है अध्याय, गुनहा अर्थात गुनाह, जग खोले हैं। कि जैसे कि रात में भगवान के भेजे हुए दूत इस संसार में समस्त व्यक्तियों की गुनाह अपराधों का जो वो क्या खोलते हैं, अध्याय खोलते हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि शराब की महफिल में भी अपने प्रिया को जो शराबी याद कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो शराबी याद कर रहा है कि जैसे कि आसमान में कोई फरिश्ता, कोई देवदूत किसी व्यक्ति के गुनाहों का अध्याय खोल रहा हो। एक महफिल में शराबी अपनी प्रिया को याद करता है, और उसी को याद करते हुए जब वह उसके बारे में याद करता है और वियोग करता है, तो कवि को, गोरखपुरी को लग रहा है कि जैसे कि रात में फरिश्ते प्रत्येक व्यक्ति के गुनाह का अध्याय खोलते हैं, वैसे एक शराबी भी अपनी प्रिया को याद कर रहा है। आगे अंतिम गज़ल, सद के फिराक एजाज़े सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़,
इन गज़लों में पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। अब सद के अंदर किसी पे निछावर हो जाना। फिराग एजाजे सुखन कैसे उड़ाली ये आवाज़। कह रहे हैं कि कुर्बान सदके का अर्थ होता है किसी पर, हम बोलते हैं ना सदके जाऊँ, अर्थात किसी पे कुर्बान हो जाना, न्यूछावर हो जाना। एजाज सुकन मीन्स उच्च कोटि का कवि होना, कोई उच्च कोटि का व्यक्ति होना। कैसे उड़ाली ये आवाज़। स्वयं के लिए गोरखपुरी कह रहे हैं कि तुम पर मैं कुर्बान हो जाऊं, तुम तो एक उच्च कोटि की आवाज़ जैसे तुमने उड़ा ली है, और कितनी अच्छी गज़ल तुमने कर दी है। इन गज़लों में जो गज़ल गोरखपुरी स्वयं की गज़लों के लिए करेगी, जो गज़लें तुमने कहे हैं पर्दों में, मीन्स जो गज़लों की आड़ में तुमने कहा है मीर की गज़लें बोली, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मीर कौन थे, एक प्रसिद्ध फारसी जो शायर थे मीर, उनकी गज़लों की तरह यह गज़लें लग रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनकी गज़लों के आड़ में तुमने अपनी गज़ल, अपनी आवाज़ को तुमने बोला है। तो अंतिम भाग में गोरखपुरी जी स्वयं कह रहे हैं कि तुम पर कुर्बान हो जाए कि इतनी अच्छी गज़लें तुमने कैसे कर ली हैं, कैसे उड़ा ली हैं, और तुम्हारी गज़लों की आड़ में तो मीर की गज़लें, मीर की शायर याद आते हैं, मीर की गज़लें याद आती हैं। सो छात्रों आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं पूरे पाठ का, ठीक है। पूरी जो गज़ल मैंने आपको पढ़ाई बहुत आसान गज़ल थी, ऐसा कुछ नहीं कि जो समझ में नहीं आएगा। मैं फिर से आपको रिपीट करूँगी। सबसे पहले तो उर्दू शायरी का एक महत्वपूर्ण विधा है गज़ल, आप सभी को पता है। प्रेम श्रृंगार का महत्व इस गज़ल में दिया गया है। वियोग रस भी है तो संयोग रस भी है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रकृति का वर्णन, पहले भाग में प्रकृति का वर्णन है। मैं आपको शिल्प सौंदर्य बता रही हूँ। प्रकृति का वर्णन किया गया है, बिंब प्रधान है, तारों का, आसमान का जो दिया है बिंब प्रधान है। ये कीमत अदा करते हैं, ठीक है, अदा करते हैं। ये क्या है, एक मुहावरा है। कीमत अदा करना एक मुहावरा है, ठीक है। नेक्स्ट है उसे उतना ही पाते हैं, उसे उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं, ठीक है। इसमें विरोधाभास है, एक पाना और ऊपर से कोना, तो विरोधाभास अलंकार हम यहाँ पर देंगे, ठीक है। और ये लाइन तारों की झपकावें जरा जरा सोए हैं, ये पूरा जो गज़ल है इसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। और नेक्स्ट है, ठीक है, ऐसे में तू याद आए अंजुमने रिंदों को, रात में गए गर्द फरिश्ते गुनाह बाबे खोले हैं। इसमें उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, इसलिए इतनी बार अब आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट है तेरे गम का, अगर मैं इस लाइन में देखूं, ठीक है, तेरे गम का पास से अदब भी है, ठीक है। तो कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के चुपके से रोल रहे हैं, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो छात्रों ये सबसे पहले यहाँ पर विरह की बात की गई है। फिराक गोरखपुरी जी की जो गज़ल है वियोग श्रृंगार, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये क्या है, पूरा उदाहरण जो है, पूरा क्या है, ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, ठीक है। प्रेमिका से दूर होने के बाद उन्होंने जो समाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या बातें होती हैं, वो सब उन्होंने दिखाया है, ठीक है। और किस तरह से उर्दू फारसी बोलचाल की सरल भाषावली है, ठीक है। गज़ल छंद का प्रयोग किया गया है, और ये चुपके चुपके आपने जहाँ पर भी देखे हैं, ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई नहीं है। ज़र्रा ज़र्रा आप सभी को पता है कि पुनरुक्ति प्रकाश है। अनुप्रास अलंकार आपको बहुत जगह में मिलेंगे, और मैं वो नहीं समझा रही हूँ क्योंकि अनुप्रास अलंकार आप बहुत आसानी से समझ लेंगे। श्रृंगार रस है, हम बस के होशोबास में तेरा सौदा, और हुस्नो इश्क में, तो यहाँ पर श्रृंगार रस भी है, माधुर्य गुण भी है,
वियोग श्रृंगार भी है, ये आप सभी को पता है, और गज़ल छंद में ये लिखा गया है। तो छात्रों, आज गज़ल जो गज़ल छंद, गज़ल के माध्यम से फिराक गोरखपुरी जी की भावनाएं आज हमने पढ़ी, और पूरी तरह से गज़ल उनका श्रृंगार रस वियोग भाव से परिपूर्ण है। अपनी प्रेमिका के लिए आंसू बहाना, परेशान होना, जो भी है एक शराबी की बातें, और वही वातावरण उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट भाग में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। जो प्रश्न बोर्ड में आते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। ये आपका अंतिम पार्ट था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मैंने आपको उसको समझाने के लिए कुछ नहीं था, बट उससे संबंधित भी मैं एक वीडियो आपको भेज दूंगी, और बाकी कक्षा में तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। ये पाठ हम कक्षा में भी पढ़ ही रहे हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी कोई भी परेशानी हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।